हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माई सेल्फ अजय यादव। आप लोगों से एक कंप्लेंट ये है आप लोगों की कि आप लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं वीडियोस पर। ठीक है, आप लोग वीडियो देख भी नहीं हैं, लग रहा है व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं उतने, और ना ही आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अटेंडेंस लगाइए, वीडियोस देखिए और अपने रेस्पॉन्सेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग वीडियोस को देखिए और अटेंडेंस लगाइए, ये सभी के लिए मस्ट है, सारे स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं वीडियोस पर उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियोस को वॉच करें बराबर, पूरा रोज़ रेगुलरली बेस पे देखें और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन इसके डेली बेस पे मिलते रहें। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 12th है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ाने वाले हैं। उसमें हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पे आपको हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, वहाँ इंट्रोडक्शन दिया था पूरा इकोनॉमिक्स का, वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है आपका। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो और मैक्रो, तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 11th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आप लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो एक स्मॉल लेवल पे करते हैं। ठीक है, एक छोटे स्तर पे करते हैं। स्मॉल लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, वो हमारी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी साइड है हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा क्लास 12th में है। ठीक है, क्लास 12th में हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। माइक्रो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। ठीक है, इकोनॉमी की स्टडी करनी है एट एज अ होल। ठीक है, या एट अ लार्ज स्केल कह सकते हैं, एक बड़े पैमाने पर, एक पूरा एग्रीगेट मतलब या टोटल कह सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लेंगे इकोनॉमी की, और उसको पूरा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक और डिफरेंस इसमें आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की इकोनॉमी की अगर स्टडी करें, ठीक है, किसी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करें तो हमारा माइक्रो है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, ग्रुप, कंपनी और हाउस होल्ड। अगर आप किसी भी इंडिविजुअली हाउस होल्ड या फर्म या किसी कंपनी के बारे में अगर स्टडी करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है, या उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो ये जो स्टडी होगी वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक है, जैसे कि किसी फर्म कितना प्रोडक्शन करती है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। दूसरा है स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड, क्या डिमांड है उसकी और क्या सप्लाई है उसकी मार्केट में, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, जो भी डिमांड और सप्लाई है पूरा एग्रीगेट पे पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरी एग्रीगेट प्रोडक्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है माइक्रो और मैक्रो में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो माइक्रो में यहाँ पे वर्ड लिखा होता है आई, ठीक है, अब मैक्रो में क्या लिखा रहता है ए। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं ए मतलब क्या हो गया, ए मीन्स क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। ठीक है, एग्रीगेट, और आई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब कि एक किसी भी स्मॉल लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स की तो माइक्रो, और अगर होल एज एग्रीगेट स्टडी करेंगे तो मैक्रो। तो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ बताया कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम की हम स्टडी करते हैं, ना कि किसी, अगर हम सिर्फ इनकम की बात करें, इनकम की बात करते हैं तो वो हमारा माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या हो जाएगा, हमारा माइक्रो हो जाएगा। लेकिन हम नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है, वो पूरे राष्ट्र की आय होती है, ना कि किसी हाउस होल्ड या फर्म या किसी कंपनी की इनकम नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी या फर्म या हाउस होल्ड की इनकम के बारे में स्टडी करते हैं तो माइक्रो बोल सकते हैं उसको आप। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर इनकम को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम की जो स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है, ये कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी पर डिपेंड होता है। ठीक है, जो हमारा ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट कंज्यूमर थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा इंक्लूड होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन दिस इकोनॉमी, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे हमारे, ठीक है, जो केन्स, आपने केन्स के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो केन्स, जब केन्स और क्लासिकल जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो वहाँ पे एडम स्मिथ थे जो कि हमारे क्लासिकल थ्योरिस्ट में आते थे। तो क्लासिकल थ्योरी उन्होंने दी थी, सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते थे। तो वो बिलीव करते थे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डील करते थे और इसी पे स्टडी करते थे और उसी के बारे में उन्होंने प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज बताई थी और इसी पे वो बिलीव करते थे। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रहे वो बिलीव करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वो उनका कहना है कि प्रॉब्लम्स को पूरा ओवरऑल पढ़ना पड़ता है, तब उसके बाद हमें कंक्लूजन्स लेने चाहिए। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज्यूमिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ये हमें एज्यूम करना चाहिए उस वक्त, क्योंकि अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे तभी हम किसी भी कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल्स कांस्टेंट नहीं है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई भी कंक्लूजन वहाँ पर, कोई भी फैक्टर जो है वहाँ पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा, एज्यूमिंग ऑल वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये एज्यूम करना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो सिंपल सा डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जाम पर्पस के आप लोगों के पास इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हम लगाए लर्न बेसिस पे इसमें, तो जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सिंपली आपको 2-4 पॉइंट इसमें से अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्मॉल स्केल पर स्टडी करती है इकोनॉमिक्स की, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज स्केल पे इकोनॉमी की स्टडी करती है। तो जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा डिफरेंस है वो यही है कि माइक्रो मतलब छोटे इकाई पे इकोनॉमी की स्टडी करना, और मैक्रो मतलब एक होल, मतलब एक एग्रीगेट, ठीक है, या पूरा संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।